तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम रसायन विज्ञान की बात करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। 95% आपके यही प्रश्न आने वाला है जो कि एग्जाम में एग्जैक्टली हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, अच्छी तरीके से समझते रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ठीक है अच्छी तरीके से समझते रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे मेरे बच्चों। आप सभी को दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए आप लोग क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम आपको अच्छी तरीके से दिखाते हैं। उससे पहले जान लीजिए पीडीएफ भी इसको हम दे देंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? पीडीएफ मिलने वाली है एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है? संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं क्या है? ठीक है, तो संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं क्या है उसको आपको यहाँ पर बताना है। तो संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं निम्नवत हैं। कौन कौन सी हैं? यह सिद्धांत संकरों के अस्थायित्व की परिणात्मक व्याख्या करने में असमर्थ है। यह सिद्धांत जो है संकरों के अस्थायित्व की परिणात्मक व्याख्या करने में असमर्थ है। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रबल लिगेंड प्रभाव के कारण, किसी कारण प्रबल लिगेंड प्रभाव के कारण हुंड नियम के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनों के युग्मित होने की व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा ठीक प्रकार से नहीं की जा सकती है। जो प्रबल लिगेंड है, ठीक है, प्रबल लिगेंड प्रभाव के कारण हुंड नियम के विरुद्ध, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के युग्मित होने की व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा ठीक प्रकार से नहीं की जा सकती है। ठीक है, यह सिद्धांत इस बात का कोई संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ है। जो सिद्धांत है ना मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का कोई संतोषजनक उत्तर देने में क्या है? असमर्थ है। अगला देखेंगे, इसके द्वारा संकरों के अस्थायित्व की परिणात्मक व्याख्या करने में असमर्थ है। इसके द्वारा क्या होता है? संकर जो हमारे अस्थायित्व की परिणात्मक व्याख्या करने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। ठीक है, और देखिएगा यह सिद्धांत संकरों के अवशोषण स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने में असमर्थ है। जो सिद्धांत है ना मेरे बच्चों, वो क्या है? संकरों के अवशोषण स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने में क्या है? असमर्थ है। ठीक है, और इसके द्वारा संकरों के चुंबकीय गुणों की विस्तृत व्याख्या नहीं की जा सकती। इसके द्वारा जो हमारे संकरों के चुंबकीय गुण है उसकी विस्तृत व्याख्या नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बता। अगला देखिए क्या है, इस सिद्धांत में इलेक्ट्रॉनों का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तरों में स्थानांतरण होता है। इस सिद्धांत में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का जो निम्न ऊर्जा स्तर है उच्च ऊर्जा स्तरों में क्या होता है? स्थानांतरण होता है, जो कि किसी ऊर्जा स्रोत की अनुपस्थिति में तर्कसंगत नहीं है। क्या है? जो कि किसी ऊर्जा स्रोत की अनुपस्थिति में तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे, लिगेंड के संपर्क में आने पर, किसके? लिगेंड के संपर्क में आने पर केंद्रीय धातु परमाणु के, किसके? केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक में विपाटन की व्याख्या करने में सिद्धांत क्या है? असमर्थ है। तो क्या हो जाएगा? लिगेंड के संपर्क में आने पर जो केंद्रीय धातु परमाणु के द्विकक्षक के विपाटन की व्याख्या करने में सिद्धांत क्या है? असमर्थ है। ठीक है, अगला देखेंगे, यह संभावित क्या है? यह संभावित 4 उपसंयोजकीय यौगिक के निर्माण में D8 आयन, ठीक है, D8 आयन Ni+2 Pb+2 Au+3 आदि के व्यवहार की व्याख्या नहीं करता है। यह सिद्धांत चतुष्फलकीय यौगिकों की तुलना में वर्ग समतलीय यौगिकों का व्युत्क्रम को क्यों प्राथमिकता देता है? किसको? यौगिकों का जो व्युत्क्रम है क्यों प्राथमिकता देता है? इसका कोई तर्क नहीं है। इसका भी कोई तर्क नहीं है, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है? क्या कर रहा है कि यह संभावित 4 उपसंयोजकीय यौगिकों के निर्माण में D8 आयन, ठीक है, D8 आयन Ni+2 Pb+2 Au+3 आदि के व्यवहार की व्याख्या नहीं करता है। यह सिद्धांत चतुष्फलकीय यौगिकों की तुलना में वर्ग समतलीय यौगिकों का व्युत्क्रम को क्यों प्राथमिकता देता है? इसका कोई तर्क नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे, कुछ संकर यौगिकों की तुलना में, कुछ संकर जो होते हैं दूसरे यौगिकों की तुलना में अधिक अस्थिर होते हैं। क्यों होते हैं? तो यह सिद्धांत इस तथ्य की कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, यह आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं।
अगला देखिए क्या है, प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। कौन सा प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर परमाणु क्रमांक प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, यह आपका हो जाएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, उप सहसंयोजन संख्या को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु के द्वारा, ये भी आप देखिए थोड़ा इसमें अति लघुत्तरी प्रश्नों की बताना जरूरी है, क्योंकि जो हमारे अति लघुत्तरी प्रश्न है इनसे ही आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो उप सहसंयोजन संख्या को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पहले उप सहसंयोजन संख्या के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो उप सहसंयोजन संख्या को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसको हमें परिभाषित करना है। तो संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु के द्वारा, किसके द्वारा, जो संकुल यौगिक हैं, ठीक है, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु के द्वारा लिगेंड के साथ, किसके साथ, लिगेंड के साथ बनाए गए उप संयोजक आबंधों की, ठीक है, संख्या धातु की उप संयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, संकर आयन को परिभाषित कीजिए। किसको, संकर आयन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो संकर आयन को परिभाषित कीजिए। सभी लोग, जितना भी लोग जानते हैं इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो संकर आयन को परिभाषित कीजिए। उदासीन अणुओं या, क्या कर रहा है, उदासीन अणुओं या, ठीक है, आयनों के केंद्रीय धातु से, ठीक है, उदासीन अणुओं या, ठीक है, केंद्रीय धातु से उप संयोजक आबंध द्वारा, किसके द्वारा, उप संयोजक आबंध द्वारा, ठीक है, द्वारा आबंधित होने की, क्या होने की, आबंधित होने की, ठीक है, प्राप्त स्पीसीज आदि, क्या, प्राप्त स्पीसीज आदि द्वारा प्राप्त, देखिए आदि, यदि धन या ऋण आवेशित आयन उपस्थित होता है तो ऐसी स्पीसीज को संकर आयन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से रंगहीन, ठीक है, रंगहीन, तो संकुल आयन, निम्नलिखित में से रंगहीन संकुल आयन कौन सा है, CuNH3 का होल 4Z+ या 2+, ठीक है, ZrNH3 का होल 2+2, या FeH2O का होल 6+3, या FeCN का होल 6+3। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ZnNH3 होल 4 की पावर 2+। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आवेश के आधार पर, किसके आधार पर, आवेश के आधार पर, ठीक है, लिगेंडो को, ठीक है, लिगेंडो को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, आवेशों के आधार पर, ठीक है, लिगेंडो को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, उदाहरण देते हुए आपको समझाना है। ठीक है, तो ये आपको समझाना, चलिए इसको हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो ये आपके लिए दीर्घोत्तरी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसको अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है, कर लेना, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए आवेश के आधार पर लिगेंड निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुत ही प्रकार के होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आवेश के आधार पर लिगेंड निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। धन आवेश वाले लिगेंड, कौन से, धन आवेश वाले लिगेंड धनात्मक लिगेंड कहलाते हैं। जो धन आवेश वाले लिगेंड होते हैं वो धनात्मक लिगेंड कहलाते हैं। ये संकर में बहुत कम पाए जाते हैं, ये संकर में क्या कहते हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं। ठीक है, NO+, NH2, NH3 का प्लस आदि, ये सारी चीजें हैं आपके लिए। ठीक है, ऋणात्मक लिगेंड की बात करेंगे तो ऋण आवेश वाले लिगेंड, क्या, ऋण आवेश वाले लिगेंड ऋणात्मक लिगेंड कहलाते हैं। जो ऋण आवेश वाले लिगेंड होते हैं ना, वो ऋणात्मक लिगेंड कहलाते हैं। ये ऋणात्मक स्पीसीज होती है, क्या होती है, ये ऋणात्मक स्पीसीज होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्या होती है, ऋणात्मक स्पीसीज होती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ये ऋणात्मक स्पीसीज होती है जिनमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के एकाएकी युग्म, ठीक है, पाए जाते हैं। ठीक है,
तो एफ, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उदासीन लिगेंड जैसे एफ माइनस, एल माइनस, बी आर माइनस, सी एन माइनस आदि, ठीक है। उदासीन लिगेंड की बात करेंगे तो ऐसे लिगेंडों को पर कोई आवेश नहीं होता, ऐसे लिगेंडों पर क्या होता है, कोई आवेश आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये प्रायः आणविक स्पीसीज होती हैं, प्रायः क्या होती हैं, आणविक स्पीसीज होती हैं, जिनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्म उपस्थित रहते हैं, जैसे H2O, NH3, CO, NO आदि, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा दो प्रमुख उपयोग लिखिए, ठीक है। तो क्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्व। तो यहाँ पे देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा दो प्रमुख उपयोग लिखिए, ठीक है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के नाम मानक इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों, ठीक है, अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, ठीक है, किसमें, बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, ठीक है, उसे हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, इसके लक्षण कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण कौन कौन से हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि लक्षण कौन कौन से हैं। तो श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, जो श्रेणी है ना, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जो तत्वों की अपचयन क्षमता है वह घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है, ये आपका लिख देंगे। दूसरा नंबर देखिए, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, ये आपको लिख देना है। हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके, ठीक है, हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है, जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करेंगे, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखेंगे, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं। जो हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व हैं वो जल या भाप से क्रिया करके H2 गैस देते हैं, ठीक है। जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है। जिस तत्व का जो अपचयन विभव है जितना अधिक होता है वह उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है। 5वें नंबर की बात करेंगे तो जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है, ठीक है। श्रेणी की बात करेंगे, श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। जो श्रेणी के ऊपर वाला तत्व है उसके नीचे वाले तत्व को क्या करता है, विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है। उपयोग की बात करेंगे तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के दो उपयोग निम्नवत हैं। कौन कौन से, किसी सेल के मानक वैद्युतवाहक बल का निर्धारण करने में, क्या करने में, किसी सेल के मानक वैद्युतवाहक बल का निर्धारण करने में, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में, क्या करने में, धातुओं की क्रियाशीलता को तुलना करने में, ठीक है। अगला देखिए, किसी वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। सांद्रता परिवर्तन करने पर इन पर क्या प्रभाव होगा, ठीक है। तुल्यांकी चालकता की बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच, ठीक है, रखे विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो तो, कितना, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो तो इस अवस्था में विलयन की चालकता उस विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता कहलाती है, ठीक है। मोलर चालकता की बात करेंगे
तो 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला हो तो इस अवस्था में उसकी चालकता उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, विद्युत अपघट्यों के विलयनों की सांद्रता घटाने पर यानी तनुता बढ़ाने पर जिसकी तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता का मान बढ़ता है, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर चालकत्व का मान क्या होता है? घटता है, परंतु 1 ग्राम तुल्यांक या 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयनों का आयतन बढ़ता है। अतः 1 ग्राम तुल्यांक या 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयनों का विशिष्ट चालकत्व व विलयनों के आयतनों के गुणनफल का मान तनुता के साथ साथ बढ़ता है। फलस्वरूप तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता के मान तनुता बढ़ाने पर बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अच्छा, अगला देखते हैं, आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। N2O5 के अपघटन की कोटि निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर आपको बताना है। तो अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता कभी कभी शून्य नहीं हो सकती, जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। किसी भी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान या भिन्न हो सकती है। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।